BHIC 103 की ये पहली क्लास है ना, दिख रहा होगा बड़े बड़े अक्षरों में BHIC 103। भारत का इतिहास 2, BHIC में पढ़ा था भारत का इतिहास 1। इकाई 1 शुंग और कुषाण। क्या है? शुंग और कुषाण इसके बारे में पढ़ेंगे। शुंग क्या है? एक वंश का नाम है। कुषाण भी वंश का नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इतना इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो नहीं हो उसको गोली मारिए, जानकारी के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बहस चलती है कुषाणों को लेकर कि कुषाण भारत के थे कि बाहर से आए थे। तो आज यहाँ पर सारा पोल पट्टी हम लोग खोल देंगे कि शुंग और कुषाण भारत के थे या बाहर से आए थे। मैं बार बार कहता हूँ कि भारत का जो डीएनए है आपका हमारा, ये डीएनए मिक्स डीएनए है। कौन से डीएनए है? मिक्स डीएनए। और ये शुंग और कुषाण जो आए थे ना, ये वही थे, इनका डीएनए हम में मिक्स हुआ। क्यों? क्योंकि भारत एक ऐसी भूमि रही है शुरू से जहां पे तुर्की आए, अफगान आए, मंगोल आए, है ना, उसके बाद फ्रेंच आए, डच आए, अंग्रेज आए, जितने भी बाहर के लोग थे ना, अलेक्जेंडर आया, सब कोई आया। तो राजा महाराजा थे। तो राजा महाराजा एक शादी करता है? नहीं। अब राजा महाराजा है तो अपनी बीवी को तो लेके नहीं जाएगा ना युद्ध के मैदान में कि चलो भारत पर आक्रमण करने जा रहे तुम भी चलो। तो यहां पर भी तो उसकी रानियां होंगी, यहां पर भी तो उसने शादियां की होगी। यस और नो? तो यहां की जो शादियां उसने किया तो कुषाणों का डीएनए भारत के डीएनए से मिलेगा कि नहीं? जो बच्चा होगा, मान लीजिए चंगेज खां कहीं पे आक्रमण किया, वहां की लड़की से शादी किया, तो उसका जो बच्चा होगा उसके अंदर किसका डीएनए रहेगा? माँ का भी, बाप का भी। समझ गया ना कि डीएनए मिक्सअप कैसे होता है? इस प्रकार से डीएनए मिक्सअप होता है। देखिए, शुंग और कुषाण हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रो हम आपको दे दिए। उद्देश्य छोड़िए, यहां से आइए। उत्तर पश्चिम भारत का उभरता महत्व। उत्तर पश्चिम कौन सा हिस्सा है पहले समझिए, क्योंकि इसको अगर नहीं समझे फिर दिक्कत है। उत्तर पश्चिम यानी उत्तर दिशा कौन सा है? जम्मू कश्मीर वाला ऊपर हिस्सा, ये उत्तर है। और पश्चिम कौन सा हिस्सा है? गुजरात वाला हिस्सा। यानी जम्मू कश्मीर से गुजरात तक जो हिस्सा आता है या महाराष्ट्र तक जो हिस्सा आता है, समझ लीजिए महाराष्ट्र तो नहीं बोलेंगे, दक्षिण में आ गया गुजरात तक, तो वहाँ पे हरियाणा है, पंजाब है, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा हल्का, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा आ जाएगा, राजस्थान है, पंजाब है ना, उसके बाद यही सब चीज़ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये इलाका। अब देखिए, और उस समय तो पूरा विस्तृत था, पाकिस्तान भी उसमें आ जाएगा, अफगानिस्तान भी उसी में आ जाएगा, क्योंकि उस समय विभाजन नहीं हुआ था। उत्तर पश्चिमी भारत हमेशा एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसका ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया से सक्रिय संपर्क था, क्योंकि बॉर्डर था। क्या था? बॉर्डर का इलाका था। जब तक भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तो आराम से हम लोग अफगानिस्तान बाय रोड जा सकते थे या ईरान बाय रोड जा सकते थे, क्योंकि अफगानिस्तान के बाद क्या आता है? तुरंत ईरान, है ना, तुरंत क्या आता है? ईरान। तो ईरान जा सकते थे, यानी साइकिल लेके हम निकले घर से, चलो भैया ईरान घूम के आते हैं, घूम के आ गए ईरान से, है कि नहीं? लेकिन अब पाकिस्तान बन गया भैया, तो क्या हो गया? हमारा संपर्क अफगानिस्तान से टूट गया, नाता छूट गया, लेकिन रिश्ता आज भी अटूट है। मौर्य काल के बाद, यानी अशोक के बाद, मध्य एशिया में जनसंख्या संचलन का सीधा असर उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत की राजनीतिक स्थिति पर पड़ा, यानी पॉपुलेशन बढ़ा।
विशेषकर ऊपरी गंगा और यमुना के पश्चिमी क्षेत्रों में। गंगा कहाँ से बहती है पता है ना? गंगा गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, ठीक है, झारखंड में थोड़ा सा पोर्शन, बाकी बंगाल से, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब समझ लीजिए कहाँ से गंगा, ठीक है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, हरियाणा और फिर दिल्ली तक आती है, ठीक है। फिर बाद में भी ये कहीं कहीं विलुप्त हो जाती है, कहीं कहीं किसी बड़ी नदी से मिल जाती है। दूसरी शताब्दी BCE के मध्य से मध्य एशिया, यानी एशिया का बीच वाला हिस्सा, कौन सा मध्य एशिया कहलाता है? हमारा हिस्सा, हम जहाँ की बात अभी कर रहे हैं वो, और कैस्पियन सागर और चीन के बीच के क्षेत्र में विभिन्न घुमंतु जनजातियां आपसी संघर्ष में उलझी हुई थी। थोड़ा स्लो पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि जल्दीबाजी करने से कोई फायदा नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो उस समय क्या था? घुमंतु, खाना बदोश, यहाँ से वहाँ घूमना, ठीक है, खाने के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, या फिर मौसम की मार के कारण। तो ये जो घुमंतु थे ना, अब पहले से कहीं ऑलरेडी कोई जनजाति रह रहा है, अब कोई बाहर से घुमंतु आया तो कोई भी अपने हिस्से का खाना चाहेगा कि शेयर हो, हमें बांटना पड़े? नहीं चाहेगा। तो फिर दोनों में क्या हुआ? झगड़ा हुआ, बचा वही जो ताकतवर था। इन घुमंतु जनजातियों ने, जिन्हें सीथियन, ध्यान दीजिए, सीथियन, शक, हून, तुर्क आदि नाम से जाना जाता है, चीन के द्वारा बंद होते ही नई चारागाह भूमि की तलाश में मैदानी क्षेत्रों से पलायन शुरू कर दिया। चीन ने अपना द्वार बंद कर दिया तो ये वहां से भागकर ढूंढने लगे अपने जमीन, कहाँ रहे हम, कहाँ खाएं हम, कहाँ घर बसाएं हम। इससे पहले अकमेनीद का, ध्यान से समझिए, ये सब नाम पहली बार सुन रहे होंगे। इससे पहले अकमेनीद का भारत पर आक्रमण ने एवं सिकंदर की मुहिम से भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में आक्रांताओं के लिए मार्ग खोल दिया। यानी लोगों को, बाहर के राजाओं को लगने लगा कि इस मार्ग से अगर अकमेनीद जा सकता है या सिकंदर जा सकता है तो हम लोग भी इसी मार्ग से जा सकते हैं। इस प्रकार जल्द ही सिलसिलेवार तरीके से सिथियन, सिथियन मतलब शक को कहते हैं, शक वंश, है ना, शक, कुषाण, हून, ठीक है, उसके बाद पार्थियन, पल्लव, पल्लव वंश, है ना, सिथियन मतलब शक, के पश्चात ग्रीक या यवन। देखिए ये सवाल केबीसी में पूछा गया था, अभी केबीसी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए ग्रीक या यवन, कि जो ग्रीक है उसका नाम पहले क्या था? क्या था? यवन। ये पूछा गया था और उस लड़के ने आंसर नहीं दे पाया तो उसने अपने एक फ्रेंड को फोन किया। उसके फ्रेंड ने बिना ऑप्शन दिए ही जवाब, बिना ऑप्शन सुने जवाब दे दिया, क्योंकि वो IAS था। क्या था? IAS। सोचिए पढ़ाई का लेवल क्या था? IAS। तो बोल दिया कि यवन है, ग्रीक यानी यवन। भारत में आ गए, कहाँ आ गए? इंडिया। इसके बाद यूची जनजाति की एक शाखा कुषाणों का आगमन हुआ, यानी कुषाण भारत के क्या नहीं थे। कहाँ से आए थे? चाइना से आए थे। कहाँ से आए थे? चाइना से आए थे। यूची जनजाति का ही एक शाखा था। क्या था? यूची जनजाति का ही एक हिस्सा। जैसे आप किसी भी जाति से संबंध रखते हैं, किसी भी जाति के होंगे, लेकिन आप हैं तो हिंदू, तो मैं कह सकता हूं कि मान लीजिए आप राजपूत हैं या मैं बंगाली हूं, तो कह सकते हैं कि हिंदू का ही एक जो हिस्सा है, हिंदू का ही एक जनजाति है बंगाली, वो या राजपूत या ब्राह्मण या कायस्थ या वैश्य या शूद्र जो भी है, ठीक है, वो आया। तो कुषाण जो है वो आ गए। आक्रांताओं की आवाजाही रुकी नहीं और बाद में उत्तर पश्चिम के फ्रंटियर क्षेत्रों में इनका आना बदस्तूर जारी रहा, यानी कंटिन्यू रहा। सवाल मन में आ रहा होगा ना कि सर भारत ही क्यों? देखिए पहली बात तो भारत की जलवायु, पहली बात तो भारत की जलवायु भयंकर है। दूसरे देशों में, अफ्रीका में गर्मी तो गर्मी है, साल भर गर्मी। यूरोप में ठंडा तो साल भर ठंडा। तो भारत क्या है? हर दृष्टिकोण से अच्छा है। 4-5 तरीके का 6 ऋतुएं यहाँ पर चलती है, ग्रीष्म, वसंत, शीत, हेमंत, ये सब चलते रहता है ना।
ऊपर से भारत बड़ा है, मिट्टी उपजाऊ है, नदी का सोर्स है, 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, व्यापार करना आसान है, मैदान उपजाऊ है, खेती करना आसान है, हर प्रकार की खेती आप यहाँ पर कर सकते हैं। चाय से लेके कॉफी से लेके मसाले, सेब, अनार, नाशपाती A to Z, ऐसा कोई फसल नहीं जो यहाँ पे होता नहीं। तो सभी चीज़ों का यहाँ पे था व्यवस्था, इसलिए सभी को ये मिट्टी चाहिए थी। भारत जाएं, वहाँ पर कब्जा करें। अब देखिए आगे, भारत ईरानी सीमा के भूभौतिकीय विशेषताओं की वजह से, उस समय अफगानिस्तान भी हमारा हिस्सा था, अखंड भारत था। क्या था? अखंड भारत, है ना। तो भारत का सीमा ईरान से लगता था, और ईरान जो था ना उस समय वो मुस्लिम धर्म नहीं था, क्या था? पारसी। क्या था? पारसी। और ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्सिया। क्या नाम है? पर्सिया। याद रखिएगा, ईरान का पुराना नाम पर्सिया, कहीं पर लिख लीजिए, कॉपी कलम जो भी है। जैसे ग्रीक का पुराना नाम यवन, उस प्रकार ईरान का नाम था पर्शिया। एक तरफ पश्चिम और मध्य एशिया के साथ अच्छे संबंध बने रहे, और दूसरी ओर हिंदू कुश। ये हिंदू कुश क्या है भाई? हिंदू कुश अफगानिस्तान में पर्वत है। क्या है? पर्वत, पहाड़ है, पहाड़ का नाम ही है हिंदू कुश, है ना। हिंदू कुश के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों के साथ भी संबंध में सुधार हुए। अशोक का द्विभाषी शिलालेख ग्रीक और अरमी कंधार में मिला, यानी इससे मालूम कर सकते हैं कि अफगानिस्तान तक अशोक का जो है सम्राट अशोक का पहुंच था। यह मौर्य काल के दौरान यूनान के केंद्रों और बाहरी बस्तियों के बीच परस्पर संपर्क को इंगित करता है कि दोनों में संपर्क था। अशोक के द्वारा अपने साम्राज्य में योनस का जिक्र, यवन छोड़ दीजिए इसको, योनस है ना के का जो जिक्र है, और पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और ग्रीस के 5 यवन शासकों का जिक्र, और भारत तथा हेलेनिस्टिक दुनिया के बीच संसार बिजनेस का सूचक है, यानी उस समय भी व्यापार चलता था। अशोक के टाइम पर भी व्यापार वगैरह चल रहा था। भारत और पश्चिमी के क्षेत्रों के साथ इस तरह के व्यापक और अंतरंग संपर्क मौर्योत्तर काल में ज़्यादा विकसित हुए, क्योंकि अशोक बहुत ही आधुनिक टाइप के सोच के राजा थे। उनका सोच था कि एकदम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को बना देंगे। मान लीजिए अशोक 500 साल तक जीवित रहते ना, कुछ देर के लिए मान लीजिए कि अशोक 500 साल तक जीवित रहते, तो आज जो इंडिया देख रहे हैं वे और भी खतरनाक होता, और भी खतरनाक होता। जो चीज़ उन्होंने बनाई थी वो तो आज भी मिलती है। उतने कम उम्र में इतनी सारी चीज़ों को बना दिया। सोचिए 500 साल मिलता तो क्या करते, और भी बहुत कुछ करते। हालांकि पूर्व भारत, मध्य भारत और दक्कन मतलब क्या होता है? व्हाट इज दक्कन? बताइए, दक्कन का मतलब क्या? दक्कन, मध्य भारत, दक्कन का पठार है सर। दक्कन का मतलब क्या? दक्कन का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेक्कन? क्रिकेट में इंटरेस्ट है? देखता हूँ। ठीक है। आईपीएल, ठीक है, आईपीएल में एक टीम था डेक्कन चार्जर्स, नाम याद है? हाँ। उस टीम का भी नाम क्या हो गया? उस टीम का अभी नाम क्या हो गया? नहीं मालूम। हैदराबाद। क्या हो गया? अच्छा, हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पे है? भारत के किस भाग में है हैदराबाद? मध्य भारत। गजब, मध्य भारत में कैसे हो जाएगा हैदराबाद? मध्य भारत में क्या क्या है? पश्चिम क्षेत्र में है सर। पश्चिम में कैसे हैदराबाद है? पश्चिम में तो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है पश्चिम में। तो है हैदराबाद कहाँ पर है? हैदराबाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हैदराबाद कहाँ से आ गया? आंध्र प्रदेश में है सर। आंध्र प्रदेश भारत के किस हिस्सा में पड़ता है? ये
दक्षिण ईस्ट और साउथ में पड़ता है। साउथ में पड़ता है। हैदराबाद दक्षिण भारत का, आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का भाग है, साउथ इंडिया, ठीक है। तो दक्कन मतलब डेक्कन, डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद, यानी साउथ का टीम है वो। किसका टीम है? साउथ का टीम है। आई बात समझ में? साउथ का वो टीम है। तो डेक्कन मीन्स दक्कन, दक्कन मीन्स दक्षिण, दक्कन मीन्स दक्षिण। सोचिए मैंने कहाँ कहाँ से आपको कैसे कैसे एग्जाम्पल दिया है ना। पढ़ाई का लेवल इस तरीके का होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल टाइप से। सीधा अगर मैं बोल दूं कि दक्कन माने दक्षिण, तो अभी आपको मैंने पूरा थोड़ा भारत घुमा दिया, उत्तर पश्चिम पूरब, ठीक है, दक्षिण। तो इसलिए पढ़ाई का लेवल इस तरीके का होना चाहिए। तो दक्कन में यानी पूर्व भारत, पूर्व हो गया, मध्य हो गया और दक्षिण में। मौर्य के पश्चात कौन कौन आए? शुंग, कण्व और सातवाहनों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। आगे कुछ प्रमुख राजवंश शुंग, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाणों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे हम लोग, विस्तृत जानकारी। तो लेते हैं स्रोत। इस अवधि के अध्ययन के लिए हमारे स्रोत पतंजलि के महाभाष्य, दिव्यावदान पुराण, कालिदास के मालविकाग्निमित्र, बाणभट्ट के हर्ष चरित, कुछ शिलालेख, ऐतिहासिक कला आदि है, जिससे हमें उन वंशों के बारे में पता चलता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में? नहीं सर। गुड। कुछ क्षेत्रों के लिए राजवंशों और शासकों की पौराणिक सूचियां महत्वपूर्ण है, यानी वंश की सूची, इसका बाप कौन, उसका बेटा कौन, उसका बेटा कौन। कुछ मामलों में शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है। गार्गी संहिता भारत की ही एक संहिता है। इसमें कुछ जानकारी मौजूद है कि अयोध्या, विदिशा और भारहूत से प्राप्त शिलालेखों से भी बहुत सारी जानकारियां को इसमें शामिल किया गया है। यानी स्रोत माने इस सब की जानकारी कहाँ से मिलती है? किसने बताया कुषाणों के बारे में, किसने बताया शुंग के बारे में, किसने बताया पार्थियन के बारे में। उत्तर भारत में छोटे छोटे शासक परिवारों का उदय एक महत्वपूर्ण विकास का परिचायक था। उनके बारे में जानकारी उनके द्वारा निर्मित सिक्कों से प्राप्त होती है। इन सिक्कों पर उस समय के शासकों के नाम या चिन्ह अंकित हैं और इस प्रकार सिक्के भी जानकारी के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं। यानी सिक्कों से हमें जानकारी भी मिलती है। हालांकि इस अवधि के राजनीतिक इतिहास की पुष्टि मध्य एशिया के स्रोतों से होती है। खरोष्टी लिपि में लिखे शिलालेख गांधार, जो आज कहाँ पर है, आज कल का गांधार आज कंधार हो गया है, में बड़ी संख्या में पाए गए और मध्य एशिया से कई खरोष्टी दस्तावेज बरामद किए गए। इसके अलावा ग्रीक और लैटिन स्रोत उत्तर पश्चिमी भारत, लैटिन मतलब ग्रीक माने ग्रीक देश का, लैटिन मीन्स अमेरिका का स्रोत भी भारत और उसके शासकों के क्षेत्रों को संदर्भित करते हैं। पाली ग्रंथ मिलिंदा पन्हा के इस अवधि, सब इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी पढ़ लीजिए, के राजा यवन राजा मिनंडर और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। चीनी ऐतिहासिक वृत्तांतों में मध्य एशिया, बैक्ट्रिया और उत्तर पश्चिमी भारत की घटनाओं का जिक्र है। उदाहरण के लिए चीन के आरंभिक हान और बाद के हान राजवंशों के वृत्तांतों से यू ची या कुषाणों के प्रारंभिक इतिहास की पर्याप्त जानकारी भी मिलती है। आगे देखेंगे सुंग। सबसे पहले क्या है? सुंग वंश के बारे में ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पहले बताया गया है, मौर्य के अंतिम राजा कौन थे? कहीं पर लिख लीजिए, कॉपी कलम है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहद्रथ। मौर्य के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या 180 BCE में पुष्यमित्र शुंग ने की थी। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। इसकी संपुष्टि कन्नौज के हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा की गई। शुंग क्या थे? ब्राह्मण। शुंग क्या थे? ब्राह्मण। और वैदिक ग्रंथों में शुंग शिक्षकों के कई संदर्भ है। बृहदारण्यक के उपनिषद में शुंगी पुत्र नाम का एक शिक्षक का उल्लेख है।
पाणिनि से हमें, पाणिनि कौन थे? व्याकरण के रचयिता, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के रचयिता पाणिनि। पाणिनि से पता चलता है कि शुंग जो है वो भारद्वाज गोत्र के थे। आज भी बहुत सारे भारत में ब्राह्मणों का टाइटल क्या है? भारद्वाज। क्या है? भारद्वाज। एक बहुत बड़ा सिंगर भी है, विशाल भारद्वाज। ठीक है, तो समझिए ये वही लोग के वंशज हैं। फिर से समझिए, शुंग कौन थे? ब्राह्मण थे। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ जो मौर्य वंश के अंतिम राजा थे उनकी हत्या कर दी थी, है ना। और हमारे शास्त्रों में भी शुंग वंश का नाम मिलता है। तो इससे क्या समझ में आया कि मैं जो इतना दिन से चीख चीख कर कह रहा था कि उपनिषद, वेद भगवान ने नहीं लिखे हैं, इंसानों ने लिखे। आप बिलीव हुआ? अब मालूम चला कि बृहदारण्यक उपनिषद जो है इसमें शुंगों के नाम है। तो ये प्रमाण है कि ये उस काल में लिखा गया था, अगल बगल, आगे पीछे। ठीक है, आगे तो नहीं, पीछे ही लिखा गया था। समझ में आई बात? क्योंकि महात्मा गांधी का डेथ हुआ तब ना महात्मा गांधी के बारे में लिखा गया, उनका जीवनी। तो उसी प्रकार शुंग पहले आए थे, तभी उपनिषद बाद में आए, तभी तो उपनिषदों में उनका जिक्र है। आपको अगर पूछे, कोई बोले कि उपनिषद तो भगवान ने दिया है, उनको दिखा दीजिएगा आईना। क्या दिखा दीजिएगा? आईना। ठीक है। कालिदास के मालविकाग्निमित्र में पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र का वर्णन है। पुष्यमित्र शुंग का, सोचिए, जिसे बिंबिका कुल के नाम से भी संबंधित माना गया है। अब बौद्ध धर्म के बारे में आइए। बौधायन स्रोत सूत्र बिंबिकाय का प्रतिनिधित्व कश्यप के रूप में हुआ। कश्यप आज भी है, कश्यप ऋषि थे। परस्पर विरोधी कथनों के मद्देनजर यह कहना मुश्किल है कि पुष्यमित्र भारद्वाज गोत्र का शुंग था या कश्यप वंश का बिंबिका, लेकिन था वही। हालांकि इन सभी स्रोतों से संकेत मिलता है कि शुंग ब्राह्मण ही थे। इसके अलावा हर्षचरित जैसे ग्रंथ में भी पुष्यमित्र को ब्राह्मण बताया गया है, जो कि एक साधारण मनुष्य था। अब पुराण तो हाल फिलहाल लिखा गया है, कुछ 500-600 साल पहले। पुराणों के अनुसार भारत में शुंग का शासन 112 साल तक चला। मगध शुंग राज्य का केंद्र था। पुष्यमित्र द्वारा मौर्य सिंहासन पर अधिकार, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने ही मौर्य के अंतिम राजा बृहदत्त को मारा और खुद राजा बन गया। तो उनका उल्लेख पुराणों और बाणभट्ट की हर्षचरित में है ना। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्रों ने 36 वर्षों तक शासन किया और 151 BCE में उसकी मृत्यु भी हो गई। उसका उत्तराधिकारी, उसी का पुत्र कौन था? पुत्र अग्निमित्र। सब वेदों में उल्लेख है, पुराणों में, सॉरी। उसके बाद उसका पुत्र वासुमित्र बना। पुष्यमित्र, ठीक है, अग्निमित्र, वासुमित्र, नाम याद रहना चाहिए, मैं पूछूंगा। पुराणों में 10 शुंग शासकों का उल्लेख है, 10 शुंग शासक। पहला पुष्यमित्र शुंग, फिर से कह रहे हैं, पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग, वासुमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य काल के अंतिम राजा बृहदत्त का एनकाउंटर किया था, मैंने खत्म मार दिया था उसको, खलास। तो टोटल और 7 राजाएं होंगी। पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वासुमित्र और धनदेव को छोड़कर अन्य शासकों के बारे में जानकारी ज्यादा नहीं है, यानी वो उतने इफेक्टिव नहीं थे, इसलिए उनका नाम नहीं है। 4 ही थे। पुष्यमित्र शुंग को यवनों के साथ मुठभेड़ के लिए जाना जाता है, यानी ग्रीक लोगों के साथ पुष्यमित्र शुंग ने लड़ाइयां लड़ी थी। सोचिए, तब का भारत, पुष्यमित्र शुंग किससे लड़ रहा था? ग्रीक, यानी ग्रीक वासियों का भी, यवनों का भी भारत पर हमला हुआ था। क्या हुआ था? यवनों का भी भारत पर हमला हुआ था। अब देखिए, पतंजलि की महाभाष्य। पतंजलि कौन है? पतंजलि बताइए, कौन थे पतंजलि? पतंजलि कौन थे? जिन्होंने अष्टांग योग दिया। अष्टांग योग जो रामदेव बाबा योग करते हैं ना, अष्टांग योग, आयुर्वेद, है ना। पतंजलि की महाभाष्य के अनुसार शुंगों के शासन के दौरान
ग्रीक आक्रमण हुए जिसका जिक्र युग पुराण में भी किया गया है। यूनानियों ने साकेत, साकेत मतलब उत्तर प्रदेश, साकेत नगर, आज भी दिल्ली में एक जगह है साकेत नगर, ठीक है, दिल्ली में आज भी एक जगह है साकेत नगर, तब यूपी दिल्ली से एक ही था। तो साकेत यानी अयोध्या के पास, ठीक है। और ये साकेत जो है ना, ये उल्लेख है बौद्ध ग्रंथ में, इसलिए बौद्ध लोग बोलते हैं कि अयोध्या हमारी भूमि है। क्या बोलते हैं? अयोध्या हमारी भूमि है, अयोध्या पे हमारा मंदिर था, न कि राम का मंदिर था। तो अयोध्या, देखिए भारत का इतिहास बहुत कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, बहुत ही क्या है, कंट्रोवर्शियल है। यहाँ पर कुछ लोग हवा में फायर कर देते हैं, लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा, लेकिन जो प्रमाण है वो ये है साकेत नगरी। क्या है? साकेत नगरी। और मध्यमिका, राजस्थान के चित्तौड़ का घेराव किया। किन्होंने घेराव किया? यूनानियों ने, यानी ग्रीक वालों ने, यवन वालों ने। यह अरुणादो यवनो साकेतम अरुणाड यवनो मध्यमिकाम वाक्यांश से स्पष्ट है। पतंजलि ने लिखा है अरुणाद यवनो साकेतम अरुणाड यवनो मध्यमिकाम। पतंजलि यह भी इंगित करते हैं कि यवन मध्य प्रदेश के बाहर रहते थे, जो कि आदर्श के पूर्व में स्थित था। महाभाष्य की तिथि 150 BCE मानी जाती है। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में पुष्य मित्र शुंग के पौत्र यानी पोता वासुमित्र के हाथों यवनों की हार की स्मृति संरक्षित है। यानी शुंग वंश शुंगों में और यवनों में लड़ाई शुरू हुई थी। किससे शुरू हुई थी? कहां से? पुष्यमित्र शुंग से। और कहां तक चली? उनके पोते यानी वासुमित्र तक। और वासुमित्र ने उन यवनों को हराया। क्या किया? यवनों को हरा दिया, है ना। उसके प्रमाण भी मिलते हैं। आगे देखिए, बहुत ही मजेदार है कि नहीं। नाटक के अनुसार पुष्यमित्र ने अपने पौत्र पोता वासुमित्र को अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी। क्या दी थी? अश्वमेध घोड़े की जिम्मेदारी। वासुमित्र ने सिंधु नदी के तट पर यवनों को हराया। वासुमित्र के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के साथ विजयी होकर लौटने पर यज्ञ अनुष्ठान संपन्न कराया गया। यह निश्चित नहीं कि बैक्ट्रियन ग्रीक सेना का नेता कौन था। उस समय जो यवन जो लड़ रहे थे, यवन, यूनान, ग्रीक सब एक ही है। उनका लीडर कौन था, राजा कौन था, नहीं पता। मिनेंडर ड्रामेटियस और यूक्रेटाइडस को संभावित नेता माना गया है। इस तरह का नाम अगर है टाइटस, ये समझिए ग्रीक हैं। क्या है? ये ग्रीक लोग हैं। हेरोडोटस, पोटस, लोटस, सभी सब ऐसे नाम वहां का होता है। अशोक के धम्म और बौद्ध धर्म से जुड़ने के पश्चात शुंगों ने रूढ़िवादी ब्राह्मण धर्म को अपनाया। रूढ़िवादी यानी ब्राह्मण रूढ़िवादी होते हैं। रूढ़िवादी का मतलब एक होता है रूढ़िवादी, एक होता है उसका उल्टा उदारवादी। रूढ़िवादी होते हैं पुरानी परंपराओं को मानने वाले, जो पुरानी संस्कृति, परंपरा, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान की बात करते हैं। और उसका ठीक उल्टा उदारवादी, जो कहते हैं भैया आराम से रहो, जैसे मर्जी वैसे रहो, जो मर्जी वो खाओ, जो मर्जी वो पियो, है ना। उसके बाद क्या है? धनदेव के अयोध्या शिलालेख में पुष्यमित्र शुंग के 2 अश्वमेध यज्ञ कराने का श्रेय दिया जाता है। बौद्ध सूत्रों का दावा है कि उसने बौद्ध को बहुत सताया था। किसने? अब ब्राह्मण था, वो बौद्ध था तो सताया ही होगा भैया। आज भी सताते हैं। आज भी गया में देख लीजिए, मैंने कहा था ना गया में कांड हो रहा है ब्राह्मण वर्सेस बौद्धों का। ये आज का नहीं है भैया, लड़ाई पहले का है। देखिए कैसे, आपको याद है मैंने कहा था कि गया में लड़ाई चल रहा है ब्राह्मण वर्सेस बौद्ध, बताया था, याद कीजिएगा। तो ये लड़ाई आज चल रही होगी, ये लड़ाई पहले की है। यानी लड़ रहे थे, कौन लड़ रहे थे? ब्राह्मण और बौद्ध। दिव्य वदान में ग्रंथ है दिव्य वदान, इसमें विशेष रूप से दिखाया गया है कि पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध मठों और पूजा स्थलों को नष्ट करवाया। क्या करवाया? नष्ट करवाया। उदाहरण देते हुए यह कहा गया कि उसने पाटलिपुत्र के कुकुता आराम मठ को नष्ट करने का प्रयास किया। सूत्रों के अनुसार उसने हर साधु के सिर के लिए 100 दिनार का पुरस्कार भी तय किया।
यानी जो एक बौद्ध साधु को मारेगा उसको 100 दिनार मिलेगा। हालांकि दिव्य बदान का यह लेख अत्यधिक अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है, यानी इस पे डाउट है, अतिशयोक्तिपूर्ण यानी संदेह है। यदि इस अवधि में स्तूप और अन्य बौद्ध स्मारकों का नवीकरण कराने का उल्लेख है तो यह विश्वास करना मुश्किल है कि शुंगों ने बौद्धों के खिलाफ काम किया होगा। अगर शुंगों ने बौद्धों के खिलाफ काम किया होता तो आज एक भी बौद्ध मठ नहीं होते, एक भी अशोक के चिन्ह नहीं होते। तो यानी दिव्य वदान में जो कहा गया है उस पर संदेह है, उस पर डाउट है, उस पर विश्वास नहीं कर सकते। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत मनोज भाई? एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। आगे देखेंगे। इस अवधि की एक और विशेषता थी उस काल की कि राजाओं ने अपने को भव्य और अलंकृत विभूषण उपाधियों से सुशोभित किया, है ना। राजा, महाराजा, राजाधिराज, नरेश, सम्राट, है ना, इस तरीके से अपना अपना दिया। यह प्रचलन जो है वो तो वही है। इस अवधि में हम महाराजा, राजा राज, राजती राजा, ठीक है, साओ ना नौसाओ आदि उपाधियों के धारण का उल्लेख है। वैदिक यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ हमारे वेदों में उल्लेख है, राम जी ने भी किया था। राजसूय यज्ञ आदि का आयोजन का उल्लेख मिलता है। देखिए, समझ रहे हैं कहाँ कहाँ से क्या क्या रामायण वगैरह जोड़ा गया। समझिए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। कुछ चीज़ें काल्पनिक होती है, हम उसे क्या मान लेते हैं, हम उसे सत्य मान लेते हैं, लेकिन काल्पनिक चीज़ों में भी ताकत होती है। क्या होती है? ताकत होती है ना। इस काल के सैद्धांतिक ग्रंथ राजा का दिव्य अस्तित्व या दिव्य उत्पत्ति की अवधारणा को, यानी राजा को क्या मानते थे बताइए? पढ़ा दिया आपको, बताना पड़ेगा। राजा को क्या मानते थे? उस भगवान मानते, भगवान के दूत मानते थे। क्यों? क्योंकि राजा ही क्या था? पालन करता। राजा ही लोगों को खाना खिलाता था। अब हम लोग ग्रंथ में क्या मानते हैं कि हमारे पालन करता कौन है? भगवान विष्णु। ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई और विष्णु क्या करते हैं? हमें खाना खिलाते हैं, पालन करता है वो, है ना। मनुस्मृति बताती है कि प्रजापति यानी निर्माता, प्रजापति कौन है? कौन थे प्रजापति? बोलिए, प्रजापति कौन थे? ब्रह्मा को कहते हैं प्रजापति, है ना। ब्रह्मा के बेटे का नाम क्या था? बताइए जी, सब नॉलेज नहीं है, कैसे होगा मनोज जी? प्रजापति के बेटे कौन थे? राजा दक्ष। राजा दक्ष कौन थे? भगवान शिव के ससुर, पार्वती के पिता, है ना, जिसका भगवान शिव ने सर काट दिया था। शिव ने नहीं, किसने सर काट दिया था बताइए? भगवान शिव के एक अवतार, है ना, उसने सर काट दिया था। ठीक है। तो प्रजापति ने इंद्र, वरुण, वायु, यम, अग्नि आदि जैसे दिव्य तत्वों के संयोजन से राजा का निर्माण किया। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि राजा किससे किससे बना है? इंद्र से, यानी इंद्र जितना ताकतवर, इंद्र जितना कठोर। वरुण, वरुण मीन्स क्या? वरुण मीन्स क्या होता है? पानी। पानी जितना, एकदम पानी जिस बर्तन में ढालिएगा उस बर्तन में वो आ जाएगा। वायु यानी हवा जितनी हल्की। यम, यमराज, और यमराज मतलब काल को भी हर लेता है यमराज। अग्नि मतलब ज्वाला, जला दे सबको। तो राजाओं में ये गुण होना चाहिए। देखिए, ये सब लिखा हुआ नहीं है गुण, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए कि क्यों इसका निर्माण किया गया। रामायण में भी राजा को इसी रूप में प्रस्तुत किया गया है ना। राजा के आदेशों का न केवल हमेशा पालन किया जाना चाहिए, बल्कि उसे श्रद्धेय माना जाता है। इस प्रकार राजा को देवता के समतुल्य समझना उस समय की राजनीति का प्रमुख अंग है। देवभूति अंतिम शुंग राजा था। क्या था? देवभूति, याद रखिए, देवभूति, देवभूति याद कर लीजिएगा। पहला राजा कौन था? पुष्यमित्र शुंग, उसका बेटा अग्निमित्र, उसके बाद क्या? वासुमित्र, उसके बाद और एक था, 4 का उल्लेख है, और आखिरी में कौन था? देवभूति। आखिरी में कौन था? देवभूति। देवभूति की हत्या
देखिए, देवभूति की हत्या उसी के ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने कर दी। इस प्रकार शुंग वंश 75 BCE में टाटा बाय बाय फिनिश हो गया। शुंग वंश के बाद कण्व आए, जिसके संस्थापक कौन थे? वासुदेव। यानी ध्यान से समझिए, मौर्य काल से शुरू करते हैं। मौर्य काल की शुरुआत हुई, मौर्य काल की जब शुरुआत हुई तो मौर्य काल के बाद, मौर्य काल की शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को हराकर राजा बना? नंद वंश। नंद वंश। नंद वंश को किसने हराया? मौर्यों ने। नंद वंश हरा तो मौर्य आए। मौर्य को किसने खत्म किया? मौर्य को किसने खत्म किया? बताइए, मौर्यों को किसने खत्म किया? अभी पढ़ा है, जस्ट पढ़ा है। शुंग वंश। शुंग ने। कौन सा शुंग? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र मैंने शुंग वंश को किसने खत्म किया? वासुदेव ने। वही ब्राह्मण था, मंत्री था। किसका मंत्री था? देवभूति। देवभूति कौन था? शुंग वंश का आखिरी राजा। याद हो जाना चाहिए। बार बार मैं क्यों कह रहा हूं? बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये घुस जाए ये बात, है ना। तो देवभूति को मार दिया और राजा बन गया कौन? वासुदेव। और कौन सा वंश लाया? कण्व। कौन सा वंश लाया? कण्व। ठीक है, यहीं तक रहने दीजिए, इतना काफी है। अब कल फिर हम लोग पढ़ेंगे शुंगों का क्षेत्रीय नियंत्रण, यानी शुंग का जो है वो, अब शुंग में हम लोग समझ गए कौन आया, क्या किया और कैसे खत्म हुआ, इतना पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे शुंगों का जो क्षेत्र का अधिकार था कहां कहां तक था, यानी किन किन जगहों में उसका कंट्रोल था। ठीक है, चलिए, बहुत मजा आने वाला है पढ़ाई में और सब कुछ एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर कर देंगे पढ़ा के। चलिए।